बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर के 6 फेजेस में से आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि इट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है, ये जो आपका सोर्स प्रोग्राम है, नहीं जो आपने प्रोग्राम सबसे पहले लिख के कंपाइलर को दिया है, जिसको आप हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, तो उस सोर्स प्रोग्राम को ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। और जब एक इसको महसूस हो जाता है, यानी कि इसके जो अभी आगे हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन और ट्रांजिशन डायग्राम्स, उसके तहत जब इसको महसूस हो जाता है कि यहाँ पर एक वर्ड बन गया है, तो फिर वो क्या करता है, उसका टोकन बना के सिंटैक्स एनालाइजर को पास कर देता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एंड जनरेट्स एज आउटपुट। और आउटपुट के तौर पे क्या जनरेट करता है, अ सीरीज ऑफ टोकन्स दैट आर यूज्ड बाय द पार्सर फॉर सिंटैक्स एनालिसिस। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स होती है, जो कि एक सेंटेंस खत्म होता है सेमीकोलन पे, तो उस पूरे सेंटेंस का जो सिंटैक्स होता है वो चेक करता है सिंटैक्स एनालाइजर। और वो जो सेंटेंस में चीजें होती हैं वो सब टोकन्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने लिखा है ए, बी या सी या सम, एवरेज, टोटल, इस तरह वेरिएबल के नाम लिखे हैं, तो इन सब का एक टोकन होगा यानी सिमिलर होगा, यानी आईडी। तो पहली बात ये समझ में आई कि लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, और जब एक वर्ड कंप्लीट होता है तो उसका टोकन बना के सिंटैक्स एनालाइजर को भेज देता है। कंपाइलर के 6 फेजेस में से ये सबसे पहला फेज है कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर। जब जब न्यू लाइन कैरेक्टर आता है, 13 और 10 जो है ये मिलके न्यू लाइन कैरेक्टर बनाता है, तो जब जब न्यू लाइन कैरेक्टर आता है तो ये क्या करता है, लाइन का एक वेरिएबल होता है इसके पास, उसको इंक्रीमेंट कर देता है। तो हर टोकन के साथ जो है वो एक लाइन नंबर जा रहा होता है, तो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड या टोकन जो है ये किस लाइन में आया है, ताकि जब भी एरर आएगा ना तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर के हिसाब से कंपाइलर एरर को रिपोर्ट करेगा। अच्छा, अगर ये लाइन नंबर का ट्रैक ना रखे तो मसला ये है कि फिर आगे का कोई फेस भी पता नहीं लगा सकता कि किस लाइन में एरर आया है, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर की जिम्मेदारी ये है कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स पर लाइन के वेरिएबल को अपडेट करता रहे। तो पिक्चर ये है कि ये है लेक्सिकल एनालाइजर जो कि डील कर रहा है सोर्स प्रोग्राम से, और ये है सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर लेक्सिकल को कॉल करता है कि मुझे टोकन दो, गेट नेक्स्ट टोकन। उसके रिस्पॉन्स में ये एक टोकन देता है, जिसको सिंटैक्स एनालाइजर संभाल के रखता है, फिर इसको कॉल करता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और जब जब वेरिएबल्स वगैरह आते हैं तो लेक्सिकल एनालाइजर उसकी एंट्री सिंबल टेबल में कर देता है। और जब सिंटैक्स एनालाइजर को जरूरत होती है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उस वेरिएबल के बारे में इंस्टॉल करे या अपडेट करे, तो वो जाता है एड्रेस लेके और सिंबल टेबल में उस एंट्री पर उसको अपडेट कर देता है। तो ये दोनों सिंबल टेबल से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, एरर हैंडलर से भी यकीनन कर रहे हैं। तो ये इनका आपस में रिश्ता है कि ये इसको लेक्सिकल को कॉल करता है, इसको टोकन देता है, फिर ये इसको कॉल करता है कि मुझे टोकन चाहिए, फिर ये टोकन। तो ये चलता रहता है जब तक कि एंड ऑफ द फाइल ना आ जाए। तो इनमें आपस में रिश्ता किस चीज का है, टोकन का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लेक्सिकल एनालाइजर अपने तई खुद एक ट्रांसलेटर है। किस तरह से, कि ये इनपुट में लेता है जो टेक्स्ट आपने लिखा है और आउटपुट में उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है टोकन्स में। इसके साथ साथ इट स्ट्रिप्स आउट द कमेंट्स एंड एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। जो कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स तो किस लिए होते हैं, ताकि जब यूजर प्रोग्राम को खोलेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि मैंने कोई फंक्शन किस वजह से लिखा है, तो कमेंट्स उसके लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन पे कोई असर नहीं होता। और जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस होती हैं, आपने काफी सारे टैब दिए हुए हैं, स्पेस बार काफी दबा के कुछ लिखा हुआ है, तो उन स्पेसेस की कोई अहमियत नहीं है, तो उन स्पेसेस का कोई टोकन नहीं होता। ना कमेंट का कोई टोकन होता है, ना वाइट स्पेसेस का कोई टोकन होता है। सेकंड फीचर ये है कि क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स फाइल से डील कर रहा है, और सोर्स फाइल जो है आपके पास हार्ड डिस्क वगैरह में, रैम में स्टोर है, फाइल रीड करके उसको बफर में रखा जाएगा, और फिर बफरिंग टेक्निक्स अप्लाई होंगी कि अगर बफर का साइज लिमिटेड है तो फिर कितना बड़ा फाइल का टुकड़ा ला के रखा जा सकता है, फिर जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो नेक्स्ट पीस को ला के रखना होगा। तो इनपुट बफरिंग कहलाती है ये चीज़। तो स्पेशलाइज जो बफरिंग टेक्निक्स होती हैं उनसे कौन डील करता है, लेक्सिकल एनालाइजर। तो बाकी के फेजेस को कुछ भी पता नहीं चलता कि जो बर्डन लेक्सिकल एनालाइजर ने उठाया है सोर्स फाइल को रीड करने और बफरिंग के हवाले से। तो इस तरह से जो बफरिंग टेक्निक्स है ना, उसको अगर आपको बाद में इम्प्रूव भी करना पड़े, नया कंपाइलर का वर्जन निकालना हो, तो सिर्फ आपको लेक्सिकल एनालाइजर पे वर्किंग करके उसको इम्प्रूव करना होगा, अगर नया सिस्टम और नई अच्छी मशीन इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा कीबोर्ड्स पे मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स आते थे, डिक कोड्स होते थे, एस्की कोड्स होते थे, मुख्तलिफ टेक्निक्स हमारे पास होती थी कोडिंग की। तो ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती थी सिर्फ लेक्सिकल की सतह पर। और तो क्योंकि लेक्सिकल ही सोर्स फाइल से डील करता था, और सोर्स फाइल में वो कैरेक्टर्स होते थे जिनको कैरेक्टर्स को आपको कीबोर्ड इजाजत देता था। फिर जाहिर बात है अब ये बात पुरानी हो गई, अब तो यूनिकोड्स वगैरह आ गए हैं और सारी चीज़ें उसमें ट्रांसफर हो गई हैं।
तो लेकिन उस ज़माने में जहाँ पर के इनपुट अल्फ़ाबेट में भी फ़र्क होता था डिफरेंट वेंडर्स के सिस्टम्स के दरमियान में, तो वहाँ पर भी लेक्सिकल एनालाइज़र जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता था कि उन कैरेक्टर्स से डील करे। काफ़ी जब उन्हें टोकन में कन्वर्ट कर देता था तो फिर उस कैरेक्टर्स की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती थी। तो ये लेक्सिकल एनालाइज़र के कुछ फीचर्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और बहुत ही मुख्तसर हवाले से हमने इसको रखा है। अब आगे हम असल टॉपिक की तरफ आएँगे कि टोकन्स होते क्या हैं और कितनी चीज़ों के टोकन बनते हैं और वो खुद कितने होते हैं, उसकी क्या इस्तेमाल है उसका सिंटैक्स एनालिसिस में।